अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो चूंकि अभी अभी हम लोगों ने बताया था कि जब हम कभी प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज कर जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हो जाने के कारण चूंकि वेपर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है तो फिर उसको बॉयल करने के लिए जो है फिर उसके वेपर प्रेशर को इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको जो है हीट करना पड़ता है, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जाते हैं। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफिनेशन है वो तो मालूम होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which its vapor pressure equal to the atmospheric pressure। यानी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट है उसका जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस समय जो है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो चूंकि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उससे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है। तो इस तरह से उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर है यहाँ और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लीजिए, और इधर ही मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। तो प्योर सॉल्वेंट का ये ग्राफ है, यानी कि इस टेम्परेचर पे टीबी नॉट टेम्परेचर पे इसका जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो ये मेरा जो है बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे ही हम उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर डालते हैं तो वैसे ही उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर के यहाँ आ जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब फिर उसके टेम्परेचर को मैं बढ़ाता हूँ, तो जो जो बढ़ाते जाएंगे उसके वेपर प्रेशर बढ़ते जाएंगे और इस ग्राफ को फॉलो करते हुए इस टेम्परेचर पे जाके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है इस टेम्परेचर पे। यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले था टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का, अब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देने से क्या हुआ कि उसका वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज होकर के टीबी हो गया, टीबी। तो यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो इसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी दैट मीन्स मोटा मोटी बोले तो क्या, इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट। दिस इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी डेल्टा टीबी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यहाँ पर देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालते हैं के बी, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे के बी को हम लोग कहते हैं के बी इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसका एक नाम और है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को इज कॉल्ड द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक नाम और है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर के बी रख दिया। फिर मोलैलिटी के डिफिनेशन से मोलैलिटी का मान हम यहाँ पर रखते, तो कितना हो गया 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। M2 को मैं इधर साइड अगर ट्रांसफर कर दूँ तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू W2 अपॉन W1 इंटू TB। बाय यूजिंग दिस फार्मूला द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। यहाँ मोलर मास इस फार्मूले के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं, सॉल्यूट के मोलर मास यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें भी याद रखिए कि इस फार्मूले के अपेक्षा इस फार्मूले को ज़्यादा याद रखिए तो आप आसानी से फार्मूले को याद रख सकते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम के जगह पर तो जानते ही इतना डिफिनेशन होता है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, यही फार्मूला होता है मोलैलिटी का। तो यही फार्मूला ये रख करके आप अलग से ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखिए एक दूसरा यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको
दूसरा बोलते हैं कि दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी तो हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा जो हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तीसरा हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका भी जो है आप जब इसका तो यहाँ से आप देखो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब क्या होता है कि अब जैसे ही आप देखो प्योर सॉल्वेंट का यहाँ ग्राफ है ये प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को धीरे धीरे लो करते जा रहे हैं। लो करते 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 वो जो है इस टेम्परेचर पे आकर के डेल्टा एफ नॉट टेम्परेचर पे आकर के वो फ्रीज कर जाता है। तो ये फ्रोजन प्रेशर है उसका, फ्रोजन प्रेशर, इस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो जाता है। अब अगर उसको हम लोग उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर डाल दे तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से फिर उसके टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे डिक्रीज करते जाऊंगा, तो फिर इसका फ्रोजन वेपर प्रेशर का यहाँ पर आकर के इस पॉइंट पे आकर के वो फ्रीज हो जाता है। यानी कि ये मेरा जो है डेल्टा नॉट एफ जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ है हमारा प्योर सॉल्वेंट, और ये टी एफ जो है वो है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ भी याद रखना ये कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में केवल प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते जाओगे, तो डिक्रीज करते जाइए, एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होगा कि वो फ्रीज कर जाएगा। ठीक, तो फ्रीज कर जाए तो मान लीजिए कि ये इस टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर जाता है, तब ये सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है, फ्रोजन वेपर प्रेशर। ओके, अब जो है अगर उसी में मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे अभी प्योर सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे इतना है वेपर प्रेशर। अब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही मैंने डाला तो उसके वेपर प्रेशर क्या हुए, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होकर के यहाँ से यहाँ गया। अब उसके टेम्परेचर को मैं धीरे धीरे कम करते जा रहा हूँ, करते जाऊँगा, तो इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पर आकर के वो फ्रीज कर जाता है। ठीक, तो इस तरह से उसके फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को कहा जाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू जो है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जैसे कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, उसी तरह डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो के एफ यहाँ पर लगाएंगे, तो के एफ को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, जबकि उस केस में हम लोग के बी को हम लोग मोलर इलेवेशन कांस्टेंट कहते थे। ठीक है, या तो एक दूसरा नाम भी है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 W2 अपॉन W1 इंटू M2। तो उसी तरह से आप M2 का फॉर्मूला निकाल सकते हो, और M2 निकाल करके ये फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले से आप जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सेम टू सेम है, थोड़ा ग्राफिकली थोड़ा इस तरह से याद रखना है इसको। ओके, अब यहाँ पर एक नोट हम बता दें कि के बी और के एफ दोनों का मान फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। इस फार्मूले से याद करके आप के बी और के एफ फॉर द सॉल्वेंट, के बी और के एफ याद रखना, ये सॉल्वेंट का मान होता है, और ये जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट का इससे कोई मतलब नहीं है। तो के बी इक्वल टू जो है यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर इंटू M1 इंटू टी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर R जो है गैस कांस्टेंट है, जिसका मान आप लोग जानते हैं, गैस कांस्टेंट का मान जो होता है वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और M1 इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, TB नॉट इक्वल टू कहेंगे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा H वेपोराइजेशन इज इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से Kb का मान निकाल सकते हैं, उसी तरह से मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम Kf का मान निकाल सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है कि कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब है कि बहुत ही कम अंतर है थोड़ा सा। देखिए कैपिटल आर है ही, यहाँ m1 है, यहाँ पे TB नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे TF नॉट लिखा हुआ है, उसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर TB नॉट का होल स्क्वायर है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर KF निकालते समय TB नॉट की जगह पर TF नॉट लिखना है। TF नॉट जो होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होगा, और यहाँ पे 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन लिखना है, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों को याद रखने में। इस फॉर्मूले की मदद से आप Kb एंड Kf के मान को, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है Kb एंड Kf को अलग से फाइंड आउट करने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जहाँ पर R गैस कांस्टेंट है, m1 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट होगा, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा H फ्यूजन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, R इज अ गैस कांस्टेंट जिसका मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। ओके, उसी पर आप रिलेटेड देखिए, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे हमने एक यहाँ क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.9, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, और 600 ग्राम जो है ये वाटर है। ओके, तो यानी 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम वाटर में इसको मिक्स किया गया। तो पूछा गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा गया है, दूसरा जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। तो और गिवन दिया हुआ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी KF का मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी आप अपने बुक में देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक में तो ये KF का मान दिया हुआ नहीं है। तो दरअसल क्या है, एनसीईआरटी की बुक में आप किताब को उस चैप्टर को खोल के देखेंगे तो कहीं पर एक टेबल आपको नज़र आएगा। उस टेबल में ही बहुत सारे जो सॉल्वेंट हैं उनका वो KF KB इन सब का मान जो है स्टैंडर्ड मान लिखा हुआ है, तो इसलिए वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो उस टेबल से हम लोग इस क्वेश्चन माने इनका मान जो है हम लोग लिख लेते हैं, और अगर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हुआ तो ये तो मान आपका गिवन रहेगा। तो यहाँ मैं फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम, चूँकि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला केस लेना है मुझे, तो यहाँ डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एम लेंगे। तो यहाँ पर अब पहले हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, चूँकि मोलैलिटी निकालने के लिए हमको चाहिए ना उसका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास हम लोग फाइंड कर लिए 62 ग्राम पर मोल। अब मास ऑफ द वाटर दिया हुआ है कितना, तो 600 ग्राम, तो 600 को केजी में बदल लेंगे, इन केजी 600 बाई 1000 कर देंगे। अब m2, तो देखिए मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूट लिखेंगे, तो सॉल्यूट का मास कितना 45 दिया हुआ है, मोलर मास कितना निकला 62, तो 45 को मैं 62 से डिवाइड करूंगा और अपॉन में कर दूंगा 600 बाई 1000, ये मास ऑफ वाटर इन केजी। तो इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.2 मोल पर केजी। तो अब डेल्टा TF इक्वल टू हम लोग क्या कि मोलैलिटी हम लोग निकाल चुके हैं, तो KF इंटू एम कर देंगे। तो KF का मान 1.86 दिया हुआ है, तो 1.86 इंटू एम का मान यहाँ से 1.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2.2 केल्विन। तो ये मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं चूंकि जानता हूँ डेल्टा TF इक्वल टू क्या आता है, TF नॉट माइनस TF नॉट माइनस TF। अब यहाँ से TF अगर मैं निकालूँ तो TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस डेल्टा TF। तो TF नॉट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 273.15 केल्विन, और उसमें माइनस कर देंगे 2.2। यहाँ पे आप मोटा मोटी 273 भी आप ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड मान जो एक्चुअल लेना है तो वो 273.15 माइनस 2.2, तो इक्वल टू हो जाएगा 270.95 केल्विन। ये हमारा आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से आसानी क्वेश्चन होते हैं, कोई खास नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखिए एक नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मेरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होते हैं
यहाँ पर मैंने दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर लिए, दोनों जो है ये एक ट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसके बीच में यहाँ पर हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगा हुआ है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है ये एक तरफ सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, इन दोनों को सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेमी परमेबल अलाउ करेंगे, जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टॉपर यहाँ पर लगा हुआ है, उसको खोलेंगे जैसे, तो इसमें क्या होता है ना कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सॉल्यूशन के साइड में वो फ्लो होने लगते हैं, यानी इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर की ओर मूव करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको एसपीएम कहते हैं, फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के तरफ से सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में whenever the solution and solvent is separated through the semi-permeable membrane, then the molecules of the solvent starts to flow from the solvent side to solution side. This process is called the osmosis. ऑस्मोसिस वो क्रिया है जबकि आप सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों को जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब आप सेपरेट करोगे तो उसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन के साइड से ये फ्लो होने लगता है। इस क्रिया को ही हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, द एक्स्ट्रा प्रेशर, यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी लगता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावे extra pressure applied on the solution to stop the osmosis is called the osmotic pressure। ठीक है, यानी सॉल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाओगे टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है पाई से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी गलती मत करना, ये पाई का मतलब 22/7 मत लिख देना। दिस इज द ओनली नोटेशन टू रिप्रेजेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल नोटेशन है, इसका मान 22/7 मत रख देना। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक बात और बता दे तुम्हें, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अगर देखिए यहाँ पर आपने क्या रहेगा कि सॉल्यूशन साइड में अगर हम ठीक जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं टू स्टॉप द ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हम लोग लगाते हैं, जैसे PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही यहाँ पर लगा हुआ, उसके साथ अलावे में हमने पाई यहाँ पर प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे हम लोग। तो इसमें अगर मान लीजिए सॉल्यूशन साइड में अगर आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी अगर ज़्यादा प्रेशर आप लगा दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर तक जब लगाएंगे आप, तब तो ये ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक देगा। लेकिन अगर हम प्रेशर इस साइड में, सॉल्यूशन साइड में अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर में अगर यहाँ लगा दूँ तो फिर क्रिया रिवर्स हो जाती है, प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाता है। तब क्या होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में जाना शुरू कर देता है। पहले क्या हो रहा था, पहले सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसमें जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तब उस केस में जो है यहाँ से जो है अब सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देगा, यानी क्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इफ द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, then the reverse process takes place, that is solvent molecule start to flow from solution to solvent, solution से solvent की तरफ जाने लगता है if the pressure is greater than osmotic pressure। तो यहाँ देखिए एक कंटेनर है जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू दो कंपार्ट में इसको बांटा गया, और यहाँ पर देखिए साल्ट वाटर ले लिए हम, जैसे सी वाटर हुआ, और यहाँ फ्रेश वाटर। तो जब आप इसमें यहाँ पर ये मेरा सोल्यूशन हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट हो गया, तो सोल्यूशन साइड में जब आप प्रेशर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जब आप अप्लाई करोगे यहाँ,
तो उस समय क्या होगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस साल्ट वाटर से निकल करके फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगेगा और यहाँ से फ्रेश वाटर जो है आउटलेट से निकलता जाएगा। तो इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं और इस रिवर्स ऑस्मोसिस का जो एक ग्रेट प्रैक्टिकल यूज है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूज इन द डीसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। सलाइनेशन, डीसलाइनेशन करते हैं वो, चूंकि साल्ट वाटर सलाइन होता है, नमकीन होता है, तो उसमें से वाटर को डीसलाइनेशन करने के लिए हम लोग सी वाटर का डीसलाइनेशन करने के लिए हम लोग इसका रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो है इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अब याद रखना है कि इसके पहले जो दो प्रॉपर्टीज था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर हम लोग मोलैलिटी का इस्तेमाल किए थे, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में याद रखना है कि यहाँ पर मोलैरिटी का इस्तेमाल होता है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। pi equal to CRT, where C is the molarity, R is gas constant, T is the temperature। तो अब मोलरिटी है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, W2 बाय कैपिटल M2, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम यहाँ पे लिख देंगे, रहने देंगे RT। अब M2 को मैं इधर साइड कर दूं, लेफ्ट साइड में, तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 RT अपॉन पाई भी। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ W2 T पाई एंड V, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स को देख लीजिए, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, two solutions having the same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution। जब दो हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे मैं लिख दिया, पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 RT, और पाई 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C2 RT। चूंकि टेम्परेचर सेम है इसलिए यहाँ भी T यहाँ भी T, R तो गैस कांस्टेंट होता ही है, तो R कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2, तो यहाँ पे हो जाएगा N1 बाई V1 इक्वल टू N2 बाई V2। इसका यूज करके आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिए कि अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन लेते हैं, दो सॉल्यूशन में मान लीजिए किसी एक सॉल्यूशन A का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर B के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, सेम नहीं है, अगर सेम इक्वल टू होगा तब तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए दो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं जिसमें एक सॉल्यूशन A का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन B के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तब याद रखिए जिसका ज़्यादा है उस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलता हूँ। उसको हाइपोटोनिक, जो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका कम माने ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे देखिए फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल is equivalent to the 0.9% mass by volume sodium chloride called the normal saline solution। ब्लड जो होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर जो है उसका जो सोडियम क्लोराइड का जो मात्रा उसके अंदर होता है वो 0.9% होता है मास पर वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि ऐसे ही ब्लड सेल को अगर इफ वी प्लेस द ब्लड सेल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड, अगर मैं ऐसे सॉल्यूशन में रख दूं जिसमें कि उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 0.9% मास पर वॉल्यूम से जो है ज़्यादा है, तो यानी कि जिस सॉल्यूशन में उसको रखा गया है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है और ब्लड सेल का कंसंट्रेशन क्या है उसके अंदर कम है 0.9,
और सॉल्यूशन जिसमें हम रख रहे हैं उसका कंसंट्रेशन 0.95% से ज़्यादा है, 0.9% से ज़्यादा है। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि ऑस्मोसिस की क्रिया होगी और सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करने लगेगा, यानी ब्लड सेल में से निकल निकल करके वो सॉल्यूशन में जाने लगेगा वाटर। देन वाटर विल फ्लो आउट द सेल्स एंड दे वुड श्रिंक, और नतीजा क्या होगा, ब्लड सेल जो है श्रिंक कर जाएगा। अब मैं उल्टा करता हूँ, अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन में रख दूं जिसका कि कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, ब्लड सेल का जो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.9% मास बाय वॉल्यूम, लेकिन अब मैं ऐसा सॉल्यूशन में रख रहा हूं जिसका कंसंट्रेशन 0.9% से कम है, तब इस स्थिति में क्या होगा, फिर ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है फिर वो होगा, और उस समय अब क्या होगा कि सॉल्यूशन में से, जिस सॉल्यूशन में हम उसको ब्लड सेल को रख रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन में से अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल निकल करके क्या होंगे, ब्लड सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तो सॉल्यूशन जो हम लोग लिए हुए हैं उसका कंसंट्रेशन कम है और ब्लड सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स विल फ्लो इनटू द सेल if placed in this solution and they would swell, और इस समय क्या होगा, तब ब्लड सेल स्वेलिंग करना शुरू कर देगा, ब्लड सेल का स्वेल होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह आप कुछ एग्जांपल देखे होंगे, जैसे विल्टेड फ्लावर जो होता है, विल्टेड फ्लावर रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन द फ्रेश वाटर। देखिए मुरझाया हुआ फूल को आप कभी भी अगर जैसे देखेंगे कि फ्रेश वाटर वगैरह में आप डालिए तो थोड़ा खिल जाता है, वो रिवाइव हो जाते हैं। फिर रेजिन जो होते हैं, किशमिश रेजिन व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, देखिएगा वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस के, ठीक है।